केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नति ग्राम अभियान को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन को भी मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी, जिसे अब विंटर सेशन में संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट में मंजूर हुए प्रस्तावों पर उत्तराखंड सीएम थामी ने खुशी व्यक्त की है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नति ग्राम अभियान को मंजूरी मिलने पर सीएम थामी ने कहा, इस कल्याणकारी निर्णय से जनजातीय समाज के जीवन स्तर सकारात्मक बदलाव और समृद्धि आएगी। साथ ही सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से भी जनजातीय भाई बहन और अधिक सशक्त होंगे। सीएम थामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रत्येक धर्म एवं समाज के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद पहली बार एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कही थी। सरकार का कहना है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने से सरकारी खजाने पर खर्च का बोझ कम होगा। पीएम मोदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत करते हुए कहा था कि बार बार चुनाव से देश के विकास में रुकावट आती है। उत्तराखंड में इन दिनों बिगड़ती कानून व्यवस्था पॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट बनी हुई है। पक्ष और विपक्ष दोनों के ही नेता इस मामले को लेकर सरकार पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। वहीं अब इस मामले में डीजीपी अभिनव कुमार के बयान के बाद नेताओं की बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। डीजीपी अभिनव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को इस तरह का बयान नहीं देने की बात कही। उत्तराखंड डीजीपी ने कहा कि उनकी चिंता आलोचना का सम्मान है, लेकिन उन्हें अपनी पुलिस सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। सभी की चिंता को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उधर डीजीपी अभिनव कुमार के इस बयान के बाद फिर से बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि डीजीपी के बयान के बाद उनको लगता है कि रिटायरमेंट के बाद वो डीजीपी को कांग्रेस में इनरोल करना चाहेंगे। राजनीतिक दल में उसके लिए हमारे डीजीपी बहुत सुपात्र लगते हैं। और हमारे मतलब कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति पे जो है चिंता भी प्रकट की गई थी, आलोचना भी की गई थी। और मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि ठीक है, उनकी चिंता प्रकट करना, उनका आलोचना प्रकट करना वो भी स्वाभाविक है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन उनसे भी आग्रह यही करूंगा कि थोड़ा अपनी पुलिस में, अपनी सरकार में आस्था भी रखें और विश्वास रखें कि उनकी जो चिंताएं हैं उनको भी हम दूर करने का लगातार प्रयास। और हमारे मतलब कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति पे जो है चिंता भी प्रकट की गई थी, आलोचना भी की गई थी। और मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि ठीक है, उनकी चिंता प्रकट करना, उनका आलोचना प्रकट करना वो भी स्वाभाविक है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन उनसे भी आग्रह यही करूंगा कि थोड़ा अपनी पुलिस में, अपनी सरकार में आस्था भी रखें और विश्वास रखें कि उनकी जो चिंताएं हैं उनको भी हम दूर कर। मैंने उनका बयान अभी किसी पत्रकार बंधु ने मेरे पास भेजा, मैंने देखा है। तो मुझे लगा कि रिटायरमेंट के बाद जिस व्यक्ति को मैं कांग्रेस में इनरोल करना चाहूँगा राजनीतिक दल में, उसके लिए हमारे डीजीपी बहुत सुपात्र लगते हैं। तो वहीं हरिद्वार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा सशक्त किशोरी सशक्त समाज के तहत किशोरी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने शिरकत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि महालक्ष्मी किट को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि अब बेटों के जन्म पर भी महालक्ष्मी किट दी जाएगी ताकि लैंगिक समानता को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार के इन कदमों से महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगी। तो पूरा मामला हरिद्वार का है, जहां महालक्ष्मी किट बेटों के जन्म में भी देने का फैसला लिया गया है। कार्यक्रम में रेखा आर्या ने शिरकत की और ये कार्यक्रम की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां महालक्ष्मी किट को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। रेखा आर्या के द्वारा किशोरी जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी दौरान जब रेखा आर्या ने कार्यक्रम में शिरकत की तब ये बड़ा ऐलान किया।
ओर से और राज्य सरकार लगातार भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में सितंबर माह जो कि 1 तारीख से प्रारंभ हुआ उसे 31 सितंबर तक लगातार पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है, जिसमें हमारी गर्भवती महिला से लेकर गर्भधात्री महिला से लेकर स्वयं महिला से गर्भाशय शिशु से लेकर सबके पोषण के बारे में जानकारियाँ, जागरूकता यह कार्यक्रम के माध्यम से दी जा रही है, ताकि हम सबका एक लक्ष्य है कि हमारा देश, हमारा उत्तराखंड जो है वो कुपोषण मुक्त बन सके। तो उस बारे में अधिक से अधिक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है आज किए गए हैं। निश्चित रूप से नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी वो संदेश दिया गया है। निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी उसकी जागरूकता फैलाई गई है और यहाँ पर स्वच्छता को लेकर भी बालिकाओं को अवगत कराया गया है। कई न्यूट्रिशंस के माध्यम से इस संदर्भ में, पोषण के संदर्भ में जागरूकता दी गई है। तो लगातार एक ये अभियान है जिसमें हम फिट इंडिया के रूप में, फिट उत्तराखंड के रूप में जो है हम इस अभियान को चलाए हुए हैं और मैं समझती हूँ कि भविष्य के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। की ओर से तो वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2 सितंबर से शुरू किए गए सदस्यता अभियान का आज 18वां दिन है। इस अभियान के तहत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उन्हें पार्टी से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में आज बहादुराबाद के खेडली गांव में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने सदस्यता अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। कल्पना सैनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इसमें 6 साल की सदस्यता होती है, जिसके बाद पुनः सदस्यता लेनी पड़ती है। हमारी सदस्यता अभियान लगातार चलाया जा रहा है। हमारा सदस्यता का अभियान 2 सितंबर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सदस्यता लेने के साथ ही आरंभ हो गया था, जिसे आदरणीय जेपी नड्डा जी ने सदस्यता दिलाई थी। फिर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को 3 तारीख में अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सदस्यता दिलाई और फिर जिलों पर सभी सम्मानित हमारे वरिष्ठ जैसे सांसद और हमारे मंत्रीगण कैबिनेट के और संगठन के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों ने सदस्यता दिलाई। 19 के 19 जिलों में विधायकों और वरिष्ठ, पूर्व विधायक, वरिष्ठ पदाधिकारियों, और इसी के साथ पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। जनता पार्टी का वैसे तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे 19 में 10,77,000 सदस्य उत्तराखंड से थे, पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र जिंदा है, 6 ही साल की सदस्यता होती है, सभी सदस्य फिर पुनः सदस्य बनते हैं। ज्वालापुर विधानसभा का लक्ष्य हमारा जो मिला हुआ है उससे आगे हमें जाना है। सदस्यता अभियान के तहत आज हमारी बहन कल्पना सैनी जो राज्यसभा की सदस्य हैं, आज उनके भी 3 जगह कार्यक्रम लगे हैं। खेलड़ी में लगा है और मानूवास में लगा और मजाहिदपुर सतीवाला में लगा। तीनों जगह सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाने की दृष्टि से हमारे कार्यक्रम है और हम अपने लक्ष्य से आगे बढ़ेंगे। सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी को सदस्यता दिलाने का काम माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने और 3 सितंबर को माननीय महेंद्र भट्ट जी ने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को सदस्यता ग्रहण कराने का कार्य किया और तब से लेकर आगे हम चल रहे हैं। निरंतर हमारी सदस्यता आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बावजूद शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग के कमीशन का खेल जारी है। इसका खुलासा तब हुआ जब जिलाधिकारी सविन बंसल खुद वाहन चलाकर शराब की दुकान तक पहुंचे और खरीदार बनकर लाइन में लगकर शराब की बोतल खरीदी। सेल्समैन ने 660 रुपए की बोतल डीएम को 680 रुपए में बेची, जिसके बाद एक बार फिर ओवर रेटिंग की पोल खुल गई। आपको बता दें कि इन दिनों डीएम देहरादून लगातार शहर की व्यवस्थाओं की पड़ताल कर रहे हैं, जिसके बाद दुकानों की जुर्माने और चालान की कार्रवाई की गई। इसके बाद डीएम ने प्रशासन के अफसरों और आबकारी विभाग के अफसरों को ओवर रेटिंग के खिलाफ अभियान में झोंक दिया। शहर में ठेकों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, जिससे ठेका संचालकों में हड़कंप मच गया। एक ठेके पर ओवर रेटिंग के लिए 50,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया गया। प्रशासन की टीम ने यह भी पाया कि ग्राहकों के प्रति सेल्समैन का बर्ताव बदतमीजी भरा है। तो सेल्समैन ने 20 रुपए ज्यादा लेकर बोतल दी, जिससे ओवर रेटिंग की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आई। डीएम ने शराब की ओवर रेटिंग पकड़ी। शराब के ठेके पर ग्राहक बनकर डीएम वहां पर पहुंचे, उसके बाद बोतल खरीदी और ओवर रेटिंग का जो खुला खेल चल रहा था उसकी पोल खुलती हुई नजर आई, जिसके बाद अब ओवर रेटिंग को लेकर कार्रवाई की जाएगी।
पूरा मामला देहरादून का है, जहां बता दें जिलाधिकारी ओवर रेटिंग का शिकार हो गए। सेल्समैन ने 20 रुपए ज्यादा लेकर बोतल दी। जिलाधिकारी ग्राहक के रूप में दुकान पे पहुंचे थे और उसके बाद बोतल खरीदी, जो कि 20 रुपए ज्यादा दी गई उनको। नगर निगम देहरादून ने विभिन्न वार्डों से शुल्क एकत्रीकरण का कार्य महिला स्वयं सहायता समूह से कराने का निर्णय लिया। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि महिला स्वयं सहायता समूह को नगर निगम के 38 वार्डों से कूड़ा एकत्रीकरण का शुल्क वसूलने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सभी महिला समूह को वार्डों का आवंटन कर दिया गया, तो वहीं समूह की महिलाओं को शुल्क वसूलने पर कमीशन दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि नगर निगम के शेष 9 वार्डों के लिए निगम की ओर से अब दोबारा इन वार्डों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। उन्होंने बताया कि महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं नगर निगम की निर्धारित दर के अनुसार यूजर चार्ज एकत्रीकरण के साथ साथ संबंधित वार्ड की साफ सफाई व्यवस्था पर भी अपनी नजर रखेंगी। 45 वार्ड ऐसे हैं जिसमें यूजर चार्ज का काम महिला स्वयं समूह के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित था। इसके अंतर्गत हमारे द्वारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला गया। जो प्राप्त आवेदन थे उनकी कमेटी द्वारा स्क्रूटनी कर उनको वार्ड अलॉट किए गए हैं। इस प्रक्रिया में 38 वार्ड महिला समूहों को अलॉट कर दिए गए हैं। शेष 9 वार्ड के लिए पुनः ईवाई निकालने की प्रक्रिया गतिमान है। इन महिलाओं को उनका कार्य समझा दिया गया है, रसीद बुक दे दी गई हैं। अभी उनके द्वारा फील्ड में जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है और इस माह से ही यूजर चार्ज का कलेक्शन का कार्य उनके द्वारा प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में जल संस्थान में कर्मचारियों का संकट उत्पन्न होने से स्थानीय ग्रामीणों को काफी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। जल संस्थान विभाग में काफी समय से कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हुई, तो वहीं स्थानीय ग्रामीण देवेंद्र सिंह रावत ने कहा, सल्ट विकासखंड में जल संस्थान की 80 पेयजल लाइन है, जिनको सुचारू करने के लिए 7 कर्मचारी नियुक्त हैं, जिस कारण स्थानीय ग्रामीणों को काफी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। तो वहीं जल संस्थान अधिशासी अभियंता मनोज गंगवार ने बताया कि केबर योजना के आधार पर कर्मचारी की काफी कमी हो गई है। कुछ कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद नए कर्मचारी की भर्ती पर रोक लगा दी गई। विभिन्न माध्यमों से आउटसोर्स में कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर उच्च अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर दिया गया, तो वहीं स्वीकृति मिलने ही कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। तो जल संस्थान में कर्मचारियों के संकट से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। काफी समय से कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई है, जिस वजह से वहां पर मौजूद लोगों को तमाम परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा के सल्ट का ये पूरा मामला है, जहां पर कर्मचारियों का संकट आ पड़ा है। सल्ट क्षेत्र में 80 पेयजल लाइनें हैं जो विभाग द्वारा जल संस्थान द्वारा हमको बताई गई है कि 80 लाइनें हैं और 80 लाइनों में केवल 7 कर्मचारी हैं और 7 कर्मचारी हैं, उनमें भी कभी कोई छुट्टी चले जाता है, कभी किसी के घर में नुकसान डेथ हो जाती है किसी की, वो चले जाते हैं। जनता त्राईमाम है और विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि जो एस्टिमेट हम जो है आपदा में और उसमें दूसरे विभागों से किसी भी प्रकार से मरम्मत जनता को संतुष्ट करने के लिए तहसील में भेजते हैं, तो तहसीलदार द्वारा जो है उन एस्टिमेटों को फेंक दिया जाता है और किसी तरह से पास नहीं किया जाता है और हम भी जो है परेशान है कि इसीलिए जनता का किसी प्रकार से कोई हमारे पास जो योजना है उसके सापेक्ष कर्मचारियों की काफ़ी कमी हो गई है हमारे पास, क्योंकि जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं उसके बदले में नए कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगी हुई है। इसके बदले में विभिन्न माध्यमों से आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारी भरे जाने के लिए जो है वो प्रपत्र जो है हमने उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिए हैं। जैसे वहाँ से स्वीकृति आती है तो हम लोग कर्मचारियों को वहाँ पर नियुक्त करेंगे। हमारे पास जो योजना है उसके सापेक्ष कर्मचारियों की काफ़ी कमी हो गई है हमारे पास, क्योंकि जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं उसके बदले में नए कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगी हुई है। इसके बदले में विभिन्न माध्यमों से आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारी भरे जाने के लिए जो है वो प्रपत्र जो है हमने उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिए हैं। जैसे वहाँ से स्वीकृति आती है तो हम लोग कर्मचारियों को वहाँ पर नियुक्त करेंगे। तो वहीं हरिद्वार ज्वेलरी शोरूम डकैती कांड का एक और आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह अब तक 4 आरोपी डकैत पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। एक आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है। हरिद्वार पुलिस ने डकैती के आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 13.5 हजार रुपए की नकदी और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि घटना के बाद डकैती को 50,000 रुपए मिले थे, तो वहीं बाकी हिस्सा बंटवारे के बाद मिलना था। बताते चले कि बीते 1 सितंबर को हरिद्वार के श्री बालाजी ज्वेलर्स
शोरूम में बदमाशों ने दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दिया था। कई राज्यों में खोजबीन करने के बाद पुलिस ने 3 दिन पहले एक डकैत को मुठभेड़ में मार गिराया था। 2 अन्य डकैतों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कल देर रात जो हमारा चौथा अभियुक्त है अमन, उसकी अरेस्टिंग यमुनानगर से की गई है। आज पुलिस अभिरक्षा में उसके द्वारा 27 की रिकवरी कराएगी, जिसमें उसके द्वारा और उसके साथियों के द्वारा जो मोटरसाइकिलें और स्कूटी उस घटना में सम्मिलित की गई थी, तो उसको रिकवर किया है। साथ में पुलिस इस चीज जो उसके पास जो पैसे उनके द्वारा दिए गए थे, वो भी पुलिस ने रिकवर कराए थे। इसके साथ ही अभी हम लोग जल्दी ही इनको सभी अभियुक्तों को, तीनों अभियुक्तों को पुलिस रिमांड में लेके जो मुख्तसर पंजाब में इनसे इनके घरों में एक बार जरूर हम लोग चेकिंग करेंगे, चेकिंग के लिए ले जाएंगे। वहाँ पर जो सामान की बरामदगी के संबंध में हम लोगों के द्वारा जो उनके द्वारा जो सूचनाएं बताई गई, उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि जल्दी उसकी भी हम लोग रिकवरी कराएं। इस पूरे घटनाक्रम में एक अभियुक्त अभी शेष है, सुभाष, उसके अरेस्टिंग के लिए हमारी खबर रुड़की से है, जहां गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर सलाहपुर गांव में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि शमशान घाट पर जलती चिता के ऊपर भरभराकर छत गिर गई। हादसे के बाद लोगों ने चिता के ऊपर से मलबे को हटाया और उसके बाद चिता में दोबारा आग लगा दी गई। हादसा उस समय का हुआ जब चिता में आग लगाकर लोग बाहर निकल रहे थे, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। हरिद्वार के थाना सिटकुल क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में ले लिया गया। हालांकि ट्रक ड्राइवर ने घटना के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच भी की जा रही है। इस हादसे में स्थानीय लोगों में गहरा दुख और आक्रोश पैदा किया। और सीधा आपको लेकर चलेंगे जम्मू कश्मीर के कठुआ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। तो आज पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत किस दिशा में रुख करने वाला है। भाइयों बहनों, एक समय वह भी था 2014 से पहले का समय, जब भारत बड़े बड़े विश्व के मंचों पर अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था। हमारी पहचान बन गई थी दब्बू भारत, पिछलक्कू भारत। भाइयों बहनों, उस दब्बू भारत, पिछलक्कू भारत से उभार कर आज दुनिया का सिरमौर भारत, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत, दुनिया को दिशा देने वाला भारत और विश्व के मंचों पर अपनी बात जोरदार तरीके से मनवाने वाला भारत, ऐसा भारत बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। पिछले 10 वर्षों में चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल हो, अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो तेजी से आज आगे बढ़े हैं, उनमें मजबूती आई है। आज भारत की अर्थव्यवस्था, जो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होती थी भाइयों बहनों, आज 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज भारत पूरी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और मोदी जी ने संकल्प लिया है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भाइयों बहनों। और वह दिन दूर नहीं है जिस प्रकार से आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। 2047 में भारत दुनिया का सिरमौर भारत होगा, भारत दुनिया का विकसित भारत बनेगा भाइयों बहनों। आज स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मेडिकल साइंस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में आज भारत दुनिया के बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रहा है। वहीं मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार आप सब एक इतिहास को बनाने के साक्षी हो रहे हैं कि धारा 370 समाप्त होने के बाद पहली बार ये ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है भाइयों बहनों। ऐसा चुनाव जिसके बारे में हमारी पार्टी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसके लिए बलिदान हुए, देश की आजादी से लेकर आज तक हमारा संकल्प रहा कि देश के अंदर एक विधान होना चाहिए,
एक संविधान होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए भाइयों बहनों। और आज वो शुभ घड़ी आ गई है कि आप सब उस पल के साक्षी बन रहे हैं। कल पहले चरण का मतदान हुआ है। पहले चरण के मतदान में जिस प्रकार से लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया है और पीछे लोकसभा के चुनाव में आप सब लोगों ने जिस प्रकार से 58% से अधिक का मतदान जम्मू और कश्मीर के अंदर किया है, वह सच में बताता है कि लोकतंत्र के प्रति आप सबकी कितनी आस्था है। भाइयों बहनों, 370 हटने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ जम्मू के नवनिर्माण का कार्य भी आज तेजी से चल रहा है। जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए 5,000 करोड़ की योजनाएं चलाई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में 2,71,000 से अधिक गरीब परिवारों को पक्के मकानों की सौगात दी गई है। 72 लाख लोगों को हर महीने निःशुल्क राशन से लाभान्वित किया जा रहा है। मुद्रा योजना के तहत 2023-24 में जम्मू कश्मीर के 3,63,000 युवा उद्यमियों को 8,000 करोड़ रुपए की सहायता। तो आप उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जो कि जम्मू कश्मीर के कठुआ पहुंचे हुए हैं और जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।